Guys and girls, welcome. So, why you have been called here? A little bit of introduction. Recently, you all have participated in bounce back assessment. Okay. So, in bounce back assessment, what we do is we basically take all the information from you and understand how you have been preparing for your exam. There is a standard process to prepare for the exam and give the exam. There's a standard process, मतलब हर एक को करने का एक तरीका होता है. तो through that form we try to analyze कि आपका standard process से कितना deviation हो रखा है. And accordingly आप एक advice देते हैं जिससे कि आप standard को meet कर पाए. ठीक है? तो उसी उपलक्ष्य में ये सेशन रखा गया है कि आपको हमारे एक एक्सपर्ट इसका गाइडेंस देते हैं, सोनू सुरेखा, यानी उनका भी नाम सतीश ही है ऑफिशियल नेम, बट हम लोग उनको सोनू बुलाते हैं. ही हैज गाइडेड यू ऑन 1-to-1 basis to his best, but still I want to hear from you on this group setting. मैं सबसे इंडिविजुअली बात नहीं कर पाया, बट आप सबसे मैं इस ग्रुप सेटिंग में समझना चाह रहा हूं कि सबसे पहला आपको क्या रियलाइजेशन हुआ. नंबर 1 कि व्हेन यू वेर गिविंग द टेस्ट, वो असेसमेंट में जब क्वेश्चन भर रहे थे तो क्या आपको एहसास हो रहा था. दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपको रिव्यूज मिले आपके प्रिपरेशन के बारे में तो आपको क्या एहसास हुआ, और उसके बाद आपके कुछ सवाल है तो वो क्या है. ये 3 चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, सो दैट कि हम दोनों एक ही मंजिल के लिए काम कर सके. मेरा भी जितना भी मेहनत है या जो भी मैं YouTube पे बना रहा हूं या जो भी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं या जो भी सेशन ले रहा हूं, सबका एक ही मकसद है कि बच्चे कैसे पास हो, और आपका भी मकसद एक ही है कि हम कैसे पास हो. तो दोनों मिलके कैसे चल सकते हैं वो ये 3 चीज से पता चलेगा. तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी, है ना, जब टेस्ट दे रहे थे तो क्या फील आ रहा था. सवाल जब पूछा जाता है ना तो भी बहुत सारा एहसास होता है कि अरे ये सवाल कैसे पूछा गया, ये सवाल कैसे पूछा गया. तो उस समय क्या एहसास आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है. और टेस्ट देने के बाद आपको जब रिव्यू मिला तो आपको क्या रियलाइज हुआ, आपका एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहता हूं. कौन बताएगा? पहले अपने से आप रेज हैंड करो और मैं एक एक करके पूछना चाहता हूं, और फिर आपका Q&A भी करेंगे जिससे कि और क्लैरिटी आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए मिल जाए. ठीक है? ऑलराइट, सो द फर्स्ट पर्सन टुडे इज वेदांत. यस वेदांत. बाकी लोग रेज हैंड करके रखना, मैं एक एक करके चांस दूंगा आपको. जी सर, जैसा कि आपने कहा कि जब हम लोग असेसमेंट के लिए आए थे तो फर्स्ट थिंग तो मेरे को ये लगी कि जैसे आपने अभी बताया कि हम तो उस बारे में, मतलब मेरा क्या था कि मैं उस लेवल तक सोच ही नहीं पाता कि जिस लेवल में हम लोग को क्वेश्चन पूछे गए कि आप, ठीक है, तो उस लेवल तक हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे. और उस क्वेश्चन पूछने की वजह से भी हम लोग को कुछ पता चला कि यार स्ट्रेटजी ऐसे नहीं, थोड़े और मतलब अलग ढंग से भी हम लोग को बनानी चाहिए. जैसे हम लोग नॉर्मली स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने सोच के, उन क्वेश्चन के मुताबिक भी हम लोग फ्रेम करके कुछ अपने स्ट्रेटजी में जो है वो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. तो सबसे बड़ा मेरे को तो बढ़िया थिंग यही लगा कि अगर हम असेसमेंट दे रहे हैं तो सबसे पहला मेरे को वो पॉइंट अच्छा लगा. और दूसरी चीज़ कि असेसमेंट देने के बाद जो मेरे को मतलब सर से गाइडेंस मिली है उसमें भी मेरे को बहुत मतलब इम्प्रोवाइज हुई है. क्योंकि हम लोग हमेशा क्या रहते हैं कि जब भी, जैसे अभी मेरे केस में 2 महीने का टाइम बाउंड था, तो मैं क्या करता था कि अभी 2 महीने सिर्फ नज़दीक है टाइम को, तो फिर से मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि यार नहीं, फिर से जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर से वो जो अपनी रट्टा मार पढ़ाई है, मतलब वो बोलते हैं, तो उसको मैंने फिर से उसी को ऐसे कंटेंट करना चालू कर दिया. लेकिन सर ने बताया ऐसे नहीं करो, पहले अपने स्ट्रैटेजी में थोड़ा मतलब सुधार करो और ऐसे करो. अभी थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगेगा, अभी फर्स्ट टाइम रिविजन करोगे या सेकंड टाइम तो भी चलेगा, बट धीरे धीरे तुम मगअप कर लोगे उसको. तो अभी मेरे को अप्रॉक्सीमेटली गाइडेंस दिया सर ने 10 या 15 दिन हो गया है, तो उस वजह से अभी मैं
बहुत इम्प्रोवाइज कर पा रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी में। तो ये 2 पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा सर, जो मैंने आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या था, मतलब आफ्टर द असेसमेंट वाज डन सबसे बिगेस्ट टेक अवे क्या था आपका? सर मेरा सबसे बिगेस्ट टेक अवे सर कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाता था, और दूसरी चीज सर कि जैसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली मैं बहुत काम नहीं करता था। सिर्फ मैं क्या करता था कि अगर पहला अटेम्प्ट हो रहा है, दूसरा अटेम्प्ट हो रहा है, तो वैसे ही मतलब उसी को फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करता। तो अभी थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, और अभी इम्प्रूव भी मेरे को समझ में आ रहा है। थोड़ा अपने आप को मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं कभी नहीं करता था अपने आप को, जो सेल्फ ऑडिट होता है वो कभी नहीं करता था, सिर्फ सीधा चलता जाता था, पढ़ता जाता था। तो अभी थोड़ा ऑडिट करने की और अपने आप को वो करने की भी थोड़ा सा मेरे को एक टेक अवे लगा है कि अब ये ऑडिट कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ इम्प्रोवाइज हो रहा है, और अपन कहाँ गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में भी पता चल रहा है सर। वेरी गुड। यस, हुज नेक्स्ट? फटाफट रेज हैंड करो, फटाफट रेज हैंड करो। अंजलि बोत्रा, यस। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से हैं, जी बोलिए अंजलि। सर मेरी यही मिस्टेक मुझे लगी जब मैं वो फॉर्म फिल कर रही थी कि मैं मॉक टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस नहीं किए और जितना कम टेस्ट दिए थे, तो उसके कारण मेरी प्रैक्टिस कम रही और पेपर भी पूरे कंप्लीट नहीं होते थे। सर इसी रीजन के कारण आपने ये भी बताया था कि एक्यूरेसी भी फर्क पड़ता है, कि आप सम्स के आंसर जल्दी आना शुरू होते हैं जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिकल और थियरी में यही मिस्टेक मुझे एनालाइज हुई। वेरी गुड। मतलब यू गॉट द आंसर बेसिकली, आप बोल रहे हैं कि यू गॉट द आंसर कि मैंने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे, मतलब क्लासेस लेकिन टाइम पे खत्म कर लिए थे, ऐसा था? ओके, तो क्लासेस टाइम पे खत्म हुए बट मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो एक्यूरेसी नहीं आ रही थी एग्जाम हॉल में। हाँ, और लॉ में बहुत कम मार्क्स आ रहे, उसका रीजन तो मुझे अभी भी नहीं पता चला, क्योंकि जब हम आपसे मेरी बात हुई थी तब मेरे रीवेरिफिकेशन में थे पेपर लॉ। सो उसका मुझे आइडिया नहीं है। बाकी जो अकाउंट्स जैसे फर्स्ट पेपर आपने समझाया, तो कि वो पेपर के आगे भी आप एक पेपर लिख के जाओ ताकि आपका हाथ खुल जाए एग्जाम के आगे। तो वो चीजें मुझे समझ आई है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अकाउंट्स में हम मार्क्स खींच सकते हैं, उससे एग्रीगेट में बहुत हेल्प हो सकती है। फर्स्ट पेपर में ये बेनिफिट होता है क्योंकि उसके आगे 6-7 डेज रहते हैं। सो यस, वेरी गुड। सो अगेन आपने जो बात कही, देखो हो सकता है जैसे आप लोग पार्टिसिपेट करोगे ना दोस्तों, ये 1.5-2 घंटा आपका गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि आप अभी भी हो सकता है कि कुछ चीजें ना अपने माइंड में ना ब्लॉक करके बैठे हो। जैसे आज वेदांत ने बोला कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट करने का समझ में आया, ठीक है, मैं चीजों को उसी तरीके से करा था जैसे पहले भी करा था। अंजलि ने बोला कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही थी, तो मुझे लगा कि ये चीज मेरे को ठीक करना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एक एक करके सब कोई पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबके व्यू पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा सारांश बनाने वाले हैं। ओके, हम देखना जोड़ जोड़ के, सारी पहेली को जोड़ जोड़ के एक बहुत बढ़िया एक प्रोसेस आपके सामने खड़ा कर देंगे, जो क्या बोलते हैं इनफॉलेबल है, मतलब उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर वो उसको फॉलो कर लेगा तो वो 100% पास होगा ही होगा, 100% पास होगा। तो अंजलि आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप बताएं आपने फिर क्या रियलाइजेशन करा और उसके बाद आपने क्या एक्शन लेना स्टार्ट किया। ओके सर, तो अभी जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट रिलीज किए है, सो अभी जितना दिन हुआ उसमें मैंने सोचा कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो तो टेक्स्ट के अमेंडमेंट्स वगैरह फिर से देख लूं एक बार।
लॉ वापस देखना शुरू किया क्योंकि उसमें मेरे सबसे कम मार्क्स थे, और अकाउंट रिवाइज किया। सो सर स्ट्रेटेजी बनाई कि पर डे इतना टेस्ट देना है, और आपने जैसे एडवाइस की थी कि टेक्स्ट को रोज रिवाइज करना है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। वेरी गुड। और टैक्स में क्यों ऐसा, आप बाकी सब्जेक्ट के लिए तो कुछ नहीं बोल रहे हो? सर स्टार्टिंग टैक्स से करियर अकाउंट्स रिवाइज करना शुरू किया, और कॉस्टिंग मेरा स्ट्रांग है। सो कॉस्टिंग में 3-4 चैप्टर में तो इतना कॉन्फिडेंस है कि अभी भी मुंह पे मुझे फॉर्मूला याद है, मार्जिनल, मटेरियल और उन सब के। सो ज्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे टैक्स और लॉ में लग रहा है, और टैक्स भूल जाते हैं बार बार। भले लास्ट टाइम मैं पास भी हो गई थी टैक्स में, बट स्टिल टैक्स बार बार वैसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा अटेंशन मांगता है आपका, उसके प्रोविजंस वगैरह, और वो एग्जाम के एक दिन पहले सम्स और दोनों करना, सब देखना इज इम्पॉसिबल। तो पहले इससे कुछ कॉमन निकल के आया कि आप दोनों पेपर जो बोल रहे हो, टैक्स और लॉ में मेरा हमेशा अटक रहा है, और अकाउंट्स और कॉस्ट मेरे को हो जाता है। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है पैटर्न, कहाँ पे आपका अटक रहा है अल्टीमेटली? आई थिंक प्रोविजंस के कारण और रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन इज अ प्रोसेस, ठीक है, वो बाद में आते हैं, बट अल्टीमेटली अटक कहाँ रहा है? जैसे आप बोल रहे कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है, टैक्स और लॉ अटक रहा है, तो टैक्स लॉ में कॉमन क्या है? लॉ मतलब उसके प्रोविजंस और लॉ, और उसका नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट? लॉ है, दोनों टैक्स भी लॉ है। फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है? वो न्यूमेरिकल है, और ये सब्जेक्टिव तो है। कहाँ अटक रहा है आपका? सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव मतलब थ्योरी में अटक रहा है, राइट? तो ये थ्योरी का प्रॉब्लम है। तो थ्योरी को लेके प्रॉब्लम क्यों है पता है? सोचो क्यों प्रॉब्लम है थ्योरी को लेके? प्रॉब्लम कहाँ है? ये जो दिखता है ना ऊपर में, मेरे से नहीं हो रहा है, ये एक जो ऊपर में दिखता है मेरे से नहीं हो रहा है, ये सिम्टम है, बट प्रॉब्लम कुछ और है। वो प्रॉब्लम कहाँ पर है? जैसे किसी का सर गर्म है, तो सर गर्म है तो वो सिम्टम है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कुछ हो गया अंदर। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं हो रहा, लॉ नहीं हो रहा, लेकिन वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? थ्योरी में प्रॉब्लम क्यों है? थ्योरी नहीं हो रहा, ये सिम्टम है। थ्योरी में प्रॉब्लम क्यों है? सर आई थिंक है ना, मुझे जहां तक एनालाइज हो रहा है ना, कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉपर फॉर्मेट ऐसा नहीं, आप आंसर ला सकते हो डायरेक्टली। थियरी में प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए, और वो मुझे लग रहा है लैक हो रहा है कि प्रॉपर सेक्शन मेंशन होने चाहिए। आप टेक्स्ट का आंसर सॉल्व करो तो नोट करो। देखो हर बच्चे के पास अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर बच्चे के पास। नोट करो। आप अभी जो बोल रहे हो ना, उस चीज पे अटेंशन जाना का है। अभी जो बोल रहे हो उसी चीज पे अब वर्क करना है। अभी तक तो ये बोल ही नहीं रहे थे, अभी तक खाली बोल रहे थे लॉ नहीं हो रहा, टैक्स नहीं हो रहा, लॉ नहीं हो रहा, टैक्स नहीं हो रहा, लॉ नहीं हो रहा, टैक्स नहीं हो रहा। बट अभी एक नया चीज आप बोल रहे हो। इज द न्यू थिंग दैट यू आर सेइंग। प्रैक्टिकल में आंसर मैं ला सकती हूँ, बट थ्योरी में मेरे को कहाँ दिक्कत है? क्या बोला आपने अभी? प्रेजेंटेशन, मतलब अच्छे सेक्शंस मेंशन करके प्रेजेंट करना इज नेसेसरी टू गेन मार्क्स। यस, दिस इज वेरी वेरी ट्रू। अब ये सोचो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सर टू मेक नोट्स एंड टू रिवाइज इट। नोट्स जो आप बनाओगे, उस नोट्स में आप क्या लिखते हो? सर उसमें सर जैसे एक पेज की नोट है तो मैं उसको समराइज करके लिखती हूँ, ताकि मेन की पॉइंट्स याद रहे। करेक्ट, सभी यही करते हैं, आप कोई नया कुछ नहीं कर रहे हो। बट आप जो की पॉइंट को नोट कर रहे हो, उससे क्या आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? थिंक ओवर इट सर।
सर की पॉइंट्स अच्छे से मेंशन करके प्रेजेंट करके तो मार्क्स मिल जाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं खाना बनाना चाहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि नमक डालना है, फिर जीरा डालना है, फिर हल्दी डालना है, मैं भूल जाता हूँ। तो इसलिए मैंने नमक जीरा हल्दी को एक कई रेसिपी बुक में लिख लिया। तो क्या इससे मैं खाना अच्छा बना लूंगा? नहीं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को ये भी देखना है कि एक देखो, नमक जीरा हल्दी से ना बहुत सारे डिशेस बनते हैं। मतलब आपके कॉन्सेप्ट से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, आप जो कॉन्सेप्ट का नोट्स बोल रहे हैं। बट हर खाना में, हर डिश में कितना नमक, कितना जीरा, कितना हल्दी, वो कांस्टेंट नहीं होता है। उस सब में अलग अलग गिरता है। राइट? तो आप खाली लिस्ट बना लेंगे कि ये नमक होता है, ये जीरा होता है, ये हल्दी होता है, उससे नहीं होगा। आप लिस्ट बना रहे क्या सेक्शन है, क्या कीवर्ड्स है, क्या सेक्शन है, क्या प्रोविजन है, उससे नहीं होगा। आपको क्या नहीं पता चल रहा है? वापस कम बैक टू योर प्रॉब्लम। क्या नहीं पता चल रहा है? प्रेजेंट करना अच्छे से। हाँ, तो वो प्रेजेंटेशन का सॉल्यूशन क्या कीवर्ड्स और वो प्रोविजन और सेक्शन का लिस्ट है? नहीं, मॉक टेस्ट ही आता है वापस घुमा के मॉक टेस्ट पे आता है। या फिर और एक मॉक टेस्ट अगर जब तक नहीं दे पा रहे तब तक मॉक टेस्ट के लिए भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। मॉक टेस्ट पढ़ाई के साथ साथ जो एक बार पेपर देख भी सकते हैं ना, गो थ्रू करते हैं कि कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं आंसर की में। क्या करना है फिर से बोलिए एक बार। जब तक प्रिपरेशन चल रही है, जब तक हमें आंसर की देखते रहना है और उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। हम लोग क्या भूल कर रहे हैं, हर बच्चे भूल क्या कर रहे हैं बोलो तो? थ्योरी को कैसे पढ़ रहे हैं आपके कारण है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। तो इसलिए हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या भूल करते हैं, मतलब क्या क्या नॉर्मल प्रोसेस क्या लगाते हैं? याद करते, नॉर्मल मगअप करते हैं और या फिर उसके अलावा और जैसे टैक्सेशन में भी क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे अगर जाएंगे मगअप करते याद करते, उसके बाद और अच्छा करना है तो क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। अब नोट्स बनाते तो आइडिया हो जाता है इस सेक्शन में ये है, इस प्रोविजन में ये है, इसका ये कीवर्ड है, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आता। क्यों? प्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। प्रेजेंटेशन करने के लिए जो करना है वो नहीं करते। प्रेजेंटेशन करने के लिए सोचते मॉक टेस्ट, बट मॉक टेस्ट में भी तो परफॉर्म करने के लिए कुछ तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो प्रिपरेशन इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। आंसर की देखनी पड़ेगी। हाँ, you have to see lot of questions and their answer pattern. Try to guess the pattern and then see what is the actual pattern. क्या वर्ड्स ऐसा गुजारा है, क्या पॉइंट्स ऐसा गुजारा है जो आपको क्लिक नहीं करना है। There is a pattern in writing of the answer. They are introducing something in between. They are linking the answer with some things which you normally don't see. You understand कि concept कर ले आंसर बना लेंगे, concept कर ले आंसर बना लेंगे, और आपसे बनता ही नहीं। ना इजी नहीं है ये। मतलब आप सोचो, मुझे कुकिंग नहीं आती, आपको कुकिंग आती है? तो अगर आप मुझे कोई केक बनाना सिखा रहे हो तो मुझे अलग अलग फोटो दिखा दीजिए कि ये डिश, ये आइटम होता है, ये इंग्रेडिएंट होता है, ये होता है, वो होता है, फोटो दिखा दीजिए, मैं उसका नोट्स बना लिया। उसके बाद मैं अच्छा केक बना लूंगा तो? नो, क्योंकि आपने तो सब दिखा दिया, फोटो में वीडियो में सब समझा दिया, और मैंने लिस्ट भी बना लिया, मेरे को सारा लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या क्या लगेगा वो याद भी है, फिर भी अच्छा केक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सर वो प्रैक्टिस में नहीं, आपके हाथ के प्रैक्टिस में नहीं। वो नहीं देखा ना कि किस केक में कितना मात्रा में क्या चीज लगेगा। उसी इंग्रेडिएंट से कोई चॉकलेट केक बन रहा है, उसी इंग्रेडिएंट्स में कोई मान लीजिए स्ट्रॉबेरी केक बन रहा है, अलग अलग डिजाइन का केक बन रहा है, बट मैं नहीं बना पाऊंगा बिकॉज मेरे को देखना पड़ेगा किसमें
क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर बन रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या चीज डल के आंसर बन रहा है। यू गॉट माई पॉइंट? यस। Okay. So Satish Surika sir, Sonu sir is here. You can see him. He has talked with you over phone. His name is also Satish. I call him Sonu. दिख रहे हैं आपको? अरे हेलो एवरीवन। दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? यस सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, Very good. So Sonu गुड sir, इवनिंग सर। so together, see, our aim is only very simple, to really help you. Only this simple aim is there. Many times what happens is there are some hidden problems also which may not be detected. So we are trying to detect all the problem and we want to really help you. That's why he is here, that's why I am here. Okay. But you have to also come forward ना, कि आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है और आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा एक स्टोरी सुना दे आपको उसके पहले कि नेक्स्ट कौन हाथ उठाता है, अभी देखा नहीं मैंने। स्टोरीज समटाइम्स ब्रिंग्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लाता है अंदर में। ठीक है, ये स्टोरी मेरे को मेरे गुरु ने सुनाया था, मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने मेरे को सुनाया था, मैं आपको सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ, आपको भी शायद हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टोरी एक कुत्ता का स्टोरी। कुत्ता समझते हैं ना, कुत्ता, डॉग। तो आपने कभी देखा कुत्ता हड्डी लेके चूसता रहता है, हड्डी चूसता रहता है, देखा कभी? यस सर। हाँ, कभी देखा है कोई कार्टून वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में कुत्ता यस सर, हड्डी रियल वर्ल्ड बहुत में चूसता देखा है। है? तो आपने कभी सोचा कुत्ता हड्डी क्यों चूसता है? हड्डी चूसता क्यों है वो? कुत्ता तो मांस खाता है ना, he likes to eat meat, but why वो हड्डी चूसते रहता है? कभी सोचा है? हड्डी से क्या मोहब्बत है उसको? हड्डी में क्या मिल रहा है? हड्डी में कुछ होता ही नहीं, कुछ फेंकने का भी होता है। वो हड्डी को ऐसे दबा के क्यों रखता है अपने पास? कुत्ता जो होता है ना, उसको ये लगता है कि इस हड्डी पे पहले मांस था, वो मैंने खाया तो मेरे को बहुत स्वाद आया, ठीक है, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। तो दिखता है कि इस हड्डी में एक चुटकी सा भी मांस अगर पड़ा हो तो मैं उसको भी लेके रखूं, समझ गए? और उसका स्वाद लेने के लिए वो हड्डी को चूसते रहता है कि कैसे मेरे को उसका जरा सा भी स्वाद हो तो बचा हुआ वो मिल जाए। ठीक है, इतना चूसता है उसको, इतना चूसता है, हड्डी जबड़ा में फंसा के रखता है, मतलब कोई निकाले तो निकले नहीं, उसको चबाते उसका जबड़ा से खून निकल जाता और उस खून का स्वाद उसके जीभ में आता है, तो उसको लगता है वह हड्डी में खून है, और जोर से चूसो, वो और जोर से उसको चूसता है, और जबड़ा से खून निकलता है, वो उसको और चूसता है, और उसको लगता है हड्डी में देखो कितना स्वाद है, वो हड्डी छोड़ना नहीं चाहता है, और चूसते उसका एक दिन जबड़ा दुख जाता है, जबड़ा में दर्द हो जाता है, तो वो थक जाता है और फिर हड्डी को दबा लेता है कि थोड़ी देर बाद चूसूंगा, अभी मैं थक गया हूं। फिर जब रिलैक्स होता है फिर वो हड्डी को मुंह में लेता है, फिर उसको चूसता है, फिर उसी का जबड़ा से उसी का खून निकलता है, उसी को वो पीता रहता है, उसको लगता है स्वाद आ रहा है, हड्डी में स्वाद है, और जब थक जाता है फिर उसको रख लेता है, सोचता है फिर चूसूंगा। ये बात इतनी गहरी बात है कि हर जो बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, वो ऐसे ही कोई हड्डी लेके बैठा हुआ और वही चूस रहा है। हर बच्चा जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना, तो समझ लेना ये स्टोरी तुम्हारा दिमाग खोलेगा कि आप वही चीज बार बार कर रहे हो, उससे आप ही का खून निकल रहा है, आपको एहसास नहीं हो रहा, और आपको लग रहा है कि मेरा कुछ फायदा हो रहा है, बट एक्चुअली फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप वही चीज बार बार कर रहे हो, वही चीज अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, आप वही चीज बार बार पहली बार प्रिपेयर किया तो उतना ही प्रिपेयर करके एग्जाम दिया, फिर
तक रिजल्ट आया नहीं तब तक होपफुल होके होप स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट किया, होप स्ट्रेटजी कि चलो कुछ हो जाएगा, होप स्ट्रेटजी लगा दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं तो फिर डिमोटिवेशन स्ट्रेटजी लगाया कि थोड़ा दिन डिमोटिवेट होते हैं तो लोगों का कंसोलेशन मिलेगा, तो कंसोलेशन लेकर बैठे रहे, फिर कंसोलेशन लेकर वापस से रीस्टार्ट करने का मूड हुआ तो लगा फिर टाइम कम पड़ गया तो फिर क्या करें, अब वापस से वही चीज कर लेते जो पहले किया हुआ था, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है ना, वही हड्डी है हमारा, उसी को चूस लेते बार बार, वही नोट्स है, वही इंस्टीट्यूट मैट है, वही वाला सवाल है, वही वाला चीज है जो है, उसी को बार बार पूछते रहते और उम्मीद करते हैं कि कुछ और होने वाला है, और उस कर करके बच्चे का दिमाग से ना वो अंदर से अंदर समझ लो वो ब्लीडिंग हो रहा है, उसको एहसास नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि मेरे को कुछ आ रहा है करना, मेरे से थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है, उसको लग रहा है वो थोड़ा बहुत से उसका काम हो जाएगा, बट एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा, वो उसी को लेके बैठा हुआ है कि शायद मेरा कुछ लाइफ में परिवर्तन आएगा। ये हर बच्चे का प्रॉब्लम है, वो समझने नहीं चाहता है। ये तो अच्छा है कि आप देखो हजारों की मात्राओं में इतने सारे जन को हमारा वीडियो पहुंचा होगा, 5-5, 10-10 हजार व्यूज आ गए, उसमें से ये हैंडफुल बच्चे आप हैं जो लिटरली ये एहसास कर पा रहे कि यार नहीं मेरे को निकलना है बाहर, बाकी लोग तो अभी भी उस हड्डी से ही मोहब्बत कर रहे हैं। आप लोग यहाँ आए हो, यहाँ तक पहुंचे हो, मतलब आपको कुछ हल्का सा हिंट मिला है कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो मुझे ठीक करना है, बट ठीक करना मतलब वो हड्डी को छोड़ना है। आप अगर रियलाइज कर सकते हो कि आप क्या हड्डी पकड़ रखे थे इतना दिन तक, वही चीज करे जा रहे हो जो बार बार कर रहे थे, तो वही नंबर आएगा जो पहले आ रहा था। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा नंबर आएगा नहीं, और ये स्पेल आपकी जिंदगी में चलता रहेगा। एटलीस्ट आप स्टेज नंबर 1 पे तो आ गए, बाकी लोग तो स्टेज 0 पे ही भी मजा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार वही कर लेंगे, छोड़ना ये सब बकवास है, ये सब करके क्या होगा, वीडियो में ही कोई बता दो बस, ऐसा बहुत लोगों के मन में, तो वो उनको बताएंगे ना तो फिर वो हड़बड़ा जाएंगे कि इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना कौन करेगा, हम वही कर लेते जो हम पहले कर रहे थे, वही हड्डी लेके बैठे रहेंगे। They will not throw away the bone, they will not act as required, and they will keep on singing the same tune, so they will not succeed। आप आए हो तो अब यहाँ से आगे जाना है, आपको हड्डी छोड़नी है, नया कुछ करना है, जाना है, वापस घूमना है, देखना है आपको कि और खाना मिलेगा, हड्डी से नहीं चलाना है। जो आलसी होता है ना, जो लेके बैठा रहता है, बस वो लेके बैठा रहता है, आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, घूमना पड़ेगा चारों तरफ और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या ऐसा है जिससे मेरे जिंदगी में परिवर्तन आएगा, जिससे मेरे एग्जाम के रिजल्ट में परिवर्तन आएगा, और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने लिए। तब आप में धीरे धीरे भी बहुत समय है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और वही हड्डी लेके बैठे रहोगे तो टाइम वेस्ट करो अपनी जिंदगी का, पैसा रुपया वेस्ट करो, वो सेकेंडरी है। जो टाइम चला जाएगा ना वो वापस नहीं आएगा। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना तो चेंज करना पड़ेगा तरीका। ऐसे नहीं होगा जो पुराना तरीका है वही चलाओगे। जब तरीका चेंज करने जाओगे ना तो लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट विल कम। वो लगेगा इससे अच्छा तो वही कर लेते, इससे अच्छा तो वही कर लेते, इससे अच्छा तो वही कर लेते। जब तरीका चेंज करोगे ना तो ऐसा ख्याल आएगा, क्योंकि दिमाग जो है ना हमारा वो वैसा डॉग ही है जो बोन छोड़ना नहीं चाहता है। वो तुरंत बोलेगा उससे अच्छा तो वही कर लेते, वो कर लेते, वही कर लेते, वो छोड़ेगा ही नहीं। और फिर आप वहां चले जाओगे तो वापस आगे नहीं जा पाओगे। और आपको अपने दिमाग को यही समझाना होगा बार बार कि मेरे को ये अलग करना है, ये नया करना है, जैसे बताया जा रहा है वैसे करना है, अपने मेंटर पे ट्रस्ट करना है, अपने ये जो लोग बोल रहे हैं वो लोग पे ट्रस्ट करना है, वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, और मेरे को कोशिश करना है, तब परिवर्तन आता है। कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया? कितनी पावरफुल स्टोरी है। थोड़ा सा ब्लंट वर्ड्स है बट वर्ड्स छूने वाला है। हड्डी पकड़ के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। समझाओ अपने आप को बार बार क्या कर रहे हो आप, क्या वही चीज कर रहे हो, वापस घूम फिर के वापस वही चीज कर रहे हो, वापस वही लेके बैठ गए, वही सवाल वापस कर रहे हो, मतलब वही वाला क्वेश्चन बार बार करो जो ऑलरेडी आता है। जब बोलो पढ़ाई करना है तो वही क्वेश्चन लेके बैठ गए जो 4 बार ऑलरेडी कर चुके हो, तो क्वेश्चन देखते हो आंसर भी याद है, बोल रहे पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। चैलेंज करो क्या अपने आप को उस हड्डी से बाहर निकाल के कुछ और करने का, कुछ और करने।
आके बोलते टाइम लग जाएगा इसलिए वो नहीं कर रहे, तो फिर वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया था। अगर आप पास्ट के अटेम्प्ट्स को भी रिकलेक्ट करोगे तो देखना वही सब गलतियां कर रहे हैं, हर बार वैसे ही पढ़ रहे हैं, हर बार वही चीज पढ़ रहे हैं इनडायरेक्टली, कोई बता भी नहीं रहा तो कोई बताएगा कौन, तो जाना पड़ेगा पूछने के लिए। और आज आप यहाँ पे मेरे पास आ गए हो, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा ना, बता तो दिया, नेक्स्ट लेवल पे जाना भी पड़ेगा। आइडिया ये है कि आपके माध्यम से और भी जन का कई सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दिल से यही इच्छा है कि आप पास करें, लेकिन आपको अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा। कोई यहाँ पे कोई एसजेसी के पास कोई जादुई ताकत नहीं है कि बच्चा के ऊपर फूक दे और धूम करके बच्चा पास हो जाएगा। बाउंस बैक असेसमेंट कोई ऐसा कोई ताबीज नहीं है जिसको पहन लोगे तो तुम पास हो जाओगे। कोई क्लास कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको सुन लोगे तो तुम पास हो जाओगे। वो सब एक जरिया है, पास अपने दिमाग की शक्ति से होगे और उसकी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो कोई तुमको पास नहीं करा सकता। अब हर इंसान अलग अलग तरीके से चीजों को ग्रास्प करता है। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप अपना तरीका अपना शक्ति का रियलाइजेशन नहीं करते हो, अपनी कमजोरियों को नहीं देखते हो। आप देखते हो कि मेरा वो दोस्त जो टेलीग्राम में है, वो जो यूट्यूब में बोल रहा है या कोई वीडियो आया उसमें ये ऐसे करने बोल रहा है तो मैं बस वही कर लूं। किसी ने कोई बता दिया कि देखो भाई लिंक्डइन में मैं तो बस ये किया था, एक टीचर का क्लास लिया था, उसका मैथ को सॉल्व किया, मेरा तो 80 आ गया, तो आपको लगता है बस वही एक रास्ता है। बट आपको नहीं पता कि उसने उस चीज को ग्रास्प कैसे किया, उसका कॉन्फिडेंस एक बार में कैसे बढ़ा, उसका पास्ट का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड क्या रहा हुआ है, उसका पास्ट का पढ़ने का स्टाइल क्या रहा हुआ है, वो आप लोग नहीं पूछते हो, न जानते हो। आप सोचते हो वो ये किया तो हम भी ये करते हैं, हम भी 80 नंबर ले आएंगे, बट आपका आता नहीं कि आपको अपनी वीकनेस का अंदाजा ही नहीं है। ये जो बाउंस बैक असेसमेंट किया वो कहीं ना कहीं आपको आईना दिखा रहा है कि देख तू ये गलती किया। तुम कंपेयर मत कर अपने आप को, तुम सोच कि वो अगर एक साथ 4 सीढ़ी लांग पा रहा है तो तुम भी लांग पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम 1 2 3 4 करके वहां चढ़ सकते हो, तो तुमको अपना रास्ता बनाना, जाना वैसे ही है। वो बोला मैं तो जंप किया और यहाँ पहुंच गया, बट तुम जंप करोगे तुम टेबल गिरोगे, तुमको जंप करना आता नहीं है, तो तुम 1 2 3 4 करके जाओ ना। वो बोलता है हम खाली 2 2 सम का बना लेता था, मेरा काम हो जाता था। अरे उसका लेवल और तुम्हारा लेवल में फर्क है कि नहीं है? तुम अपने आप को देखो पहले कि तुमको क्या आता है, उसके हिसाब से अपनी मेहनत की सीढ़ी बनाओ। तुम दूसरों से कंपेयर करते हो, वो ऐसे कर लिया वो ऐसे कर लिया, ऐसे कैसे होगा? ऑलराइट, नेक्स्ट साई वर्मा बताइए। सर गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, कहाँ से हो आप? Yes, sir. I'm from Guntur, Andhra Pradesh. Okay, Guntur. Yes. You understand Hindi? Yes, sir. I can understand Hindi. Very good, very good. Please share your experience. Yes, sir. After taking bounce back assessment, after taking bounce back assessment and talking to sir, what I have got to understand is I'm not focusing equally on theory subjects and problematic subjects. I'm good at problematic, but not good at the theory, sir. I'm same a final student, sir. Recently, I have appeared for both groups. I could not clear in law and DT, sir. What I got to understand from bounce back assessment or talking to sir is that I do not have any notes prior to this exam, sir. Previously, I used to maintain any notes of this. I used to read the material what have been provided for the law, and I used to not focus more on application on questions, sir. Just reading the provision and attempting the question. I even used to understand how to present the things. उस चीज पे ध्यान नहीं है, sir. तो अभी आपको क्या रियलाइज हुआ, मतलब what did you realize? What actions you need to take? Yes, sir. In terms of law, what I have realized is that I have to make notes clearly of what inputs need to be there if a particular section is provided. Say suppose section 2 section has been tested in question. If that section is tested, what are the key terms that I have to use to answer the question? I have to prepare the notes what I have planned, sir.
tell me again. I could not understand. Actually, suppose if any section is tested in the question, I should make the notes of key points which I need to use in order to answer that question. This time I wanted to do that, sir, for theory subjects. At the same time, I have to focus mainly on presentation of the answer, sir. It's not just by knowing the provision we get marks, but how we present, how we try to convey the answer in a systematical way and a proper way, that I have to focus on. Previously, what I used to do that? How will you do that? By solving the question, sir. Say suppose what are the by notes, by looking at the notes, I'll try to present the question in the way I can, and I'll compare with suggestions how they have presented and what are the deficiencies that I have been making. Yes, very good, very good, very true. Yes, sir. Previously, what So I what used is to what is your biggest takeaway from this assessment? One takeaway which you will do for sure. theory को ज़्यादा focus करना है, sir, और notes prepare करना, presentation of question. Yes, you have to do things what you have not done. Yes, sir. In short. Previously, I have to. Yes, sir. Previously, I used to not solve more questions of law, sir. I just relied more on the provisions, sir. Even on the revision also, I used to revise the provisions, but I have focused less on the application of the provision or presentation of the provision. Yes. तो all theory वालों का कान खोल के सुन लो. Thank you, Sai. All theory people, जिनका भी theory में marks नहीं आ रहा है, ठीक है? You are doing wrong way of studying for theory. You are only studying concept. The problem is you are unable to apply the concept in your answers. You know the concept, but you are not understanding what to write, how to write, how much to write. So for that, when you are preparing, you will also have to see how the answers are written. What suggested answer is showing you. Sometimes in classes, you are only learning the provisions. You are understanding the provision, but you are not understanding how to elaborate the provision in your answer. How to connect multiple provision in one answer. Sometimes you are unable to understand. So make sure that you go through the answers also while preparing. Conclude your preparation after going through all the concepts and after going through all the question and answer. Then complete your preparation, then attempt new questions. After that, the new question attempt will come. Okay? But sir, how many of you feel like this? This is a very good suggestion, but sir, time is so less. How we will be able to do this? इतना कम समय में हम कैसे कर पाएंगे? सबका एक ही सवाल रहता है, इतना कम समय में ये कैसे कर पाएंगे? ऐसा लग रहा है क्या आप लोग? हाँ? यस सर. सर आप बात जो बोल रहे हैं ना वो छू रहा है, लेकिन इतना कम समय में हम कैसे करेंगे? यही तो खेल, यही तो करना है. बाकी सब चीज को अगर हम सैक्रिफाइस करेंगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे तो आपका कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगा. ठीक है? और ऐसा नहीं होता कि आपको हर एक देखना, आपको पहला 50 आंसर देखना. मान लो you have to just count 50 questions. 51st क्वेश्चन से आपको खुद ब खुद अप्रोच क्लिक करने लगेगा. आपका माइंड है ना, लर्न कर लेगा कि ऐसे आंसर लिखा जाता है. You have to try only 50 questions. 50 क्वेश्चन होने के बाद 51st क्वेश्चन में तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा. The struggle is only with the first 50 questions. If there are 10 chapters, 5 from each. After 50 questions, your mind will start creating the perfect answer by default. You don't need to see all and every. 50 क्वेश्चन के बाद मैजिक होता है. 51st क्वेश्चन से मैजिक दिखने लगेगा, आपका प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक. प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है, थ्योरी में भी ऐसा होता है. यस, हु एल्स? काशिफ कुरैशी. गुड इवनिंग सर. कहाँ से हो आप? जी सर, मैं अहमदाबाद से. अहमदाबाद से. वेरी गुड, बोलिए. मैं अभी सर सीएमए इंटर ग्रुप 2 में हूँ सर, और लास्ट 3 अटेम्प्ट तो मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है ग्रुप 2 से. अभी इस बार दिसंबर
में मैं 4th टाइम एग्जाम दूंगा सर। हम्म, बाउंस बैक असेसमेंट में सर मुझे एक बात ये पता चला, और सतीश शुरुआत सर से भी सर मेरा बात हुआ था कि मेरा क्या हो रहा था सर, पेपर 11 और जो पेपर 12 है ना सर, वो दो मेरे कोर सब्जेक्ट थे, इसमें मैं मार्क्स अच्छी तरीके से कवर अप कर सकता था सर। और 9 और 10 में सर मैं मार्क्स नहीं कर पा रहा था कवर सर। तो मेरी गलती क्या हो रही थी कि लास्ट 3 अटेम्प्ट से जब जब मेरा रिजल्ट आया ना सर, उसके बाद मैं क्या कर रहा था प्रिपरेशन में कि मैं 11 और 12 को जो मेरा कोर्स है वो मैं पहले कर लेता था, और 9-10 का क्या सोचता था कि जब एग्जाम आएगी ना उसके 1 मंथ पहले या 15 दिन पहले मैं करूंगा तो वो मेरा हो जाएगा। लेकिन सर वो एग्जाम टाइम का जो टेंशन होता था ना, उस टेंशन में मैं उसको ग्रास्प नहीं कर पाता था, कवर नहीं कर पाता था। तो ये चीज बहुत बड़ी सीखने को मिली कि अब 11 और 12 को छोड़ देना है और पहले पेपर 9 और 10 को कवर अप करना है जितना हो इसमें, देन 11 और 12 को देखना है, क्योंकि वो तो मैं लास्ट 20 to 25 डेज में भी सर कर पाऊंगा, वो मेरा स्कोर है सर। ये बहुत बड़ी चीज सर सीखने को मिली। वो जो आपने बताया ना कि हड्डी को कहाँ पकड़ रखे हो, तो वो मेरा हड्डी सर जहाँ पकड़ा हुआ था। वेरी ट्रू। बट आपको समझ में आया काशिफ कितना क्लियरली बोला? 3 अटेम्प्ट से चल रहा है, हड्डी पकड़ के रखा हुआ है कुछ, उसको मालूम। हम लोगों का पता, माइंड को पता नहीं होता हम क्या पकड़ के बैठे हुए हैं, हमारे माइंड को आइडिया नहीं है। वो जब कोई मेंटोर होता है ना, वो एहसास दिलाता है थपक करके। अब वो जब कई बार बोलता है ना, तो वो उस समय रियलाइज भी नहीं होता, उसमें लगता है बकवास बातें कैसे होगा। बट आपको थोड़ा अपने आप को शांत करना पड़ता है, माइंड को कूल करना पड़ता है, डीप ब्रीदिंग करना पड़ता है। जितना आप अपने आप को शांत करते हो ना, आपको सही आवाज बाहर की अंदर सुनाई देती है, और देन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यस काशिफ। यस सर, मैं आपको एक बात और भी बताऊं सर कि जो मेरे लास्ट 3 अटेम्प्ट सर मैंने दिए ना, उसके अंदर एक चीज भी मैंने देखी कि जो मेरा क्लियर होने के वो 15 से 20 मार्क्स के लिए सर मेरा रह जाता था क्लियर होने के लिए सर। तो वो जो 15-20 मार्क्स है ना सर, वो मेरे पेपर 9 और 10 में ही कम आते थे, क्योंकि मैं वहां पर 45 की अप स्कोर नहीं कर पाता था। विद इन सर 45 के ऊपर मैं रुक जाता था। और जो 11 और 12 है ना, मैं वहां पर 55 के अप 55 to 60 के बीच में सर मेरा मार्क्स आते हैं। तो वो जो 15-20 मार्क्स का सर गैप है ना, वो कहीं ना कहीं सर मेरा ये 2 पेपर में इस अटेम्प्ट में, दिसंबर अटेम्प्ट में सर कुछ भी करके सर उसको कवर अप करना है सर। और अभी सर मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। आपको गोल क्या रखना चाहिए? जो आपका कोर पेपर है उसमें 75-80 लाना है। ओके सर। और जो आपका अभी कम कोर पेपर है उसमें 60 लाना है। 60 सोचोगे तो 50 आएगा, 70 सोचोगे तो 60 आएगा। यस सर। तो उस गोल पे जाने के लिए अब 70-80 का लाने के लिए कोर पेपर पे क्या करना है? कोर पेपर का तो जितना सवाल आज तक का पैदा हुआ है वो सब बना लेना। हाँ सर। और जो पेपर में दिक्कत है उस पेपर का कंसेप्ट पे काम करो। यस सर। कंसेप्ट लिस्ट पे काम करो, लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट को लेके काम करो। यस सर। ठीक है? यस सर। यस। चलो, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा। देखो, when you come into this session and you interact and you share, you आप अपना बता रहे हो ना काशिफ, आप सोच नहीं सकते। आप लोग ऐसे शेयर करो ना तो और कितने लोग का दिमाग खुल रहा है, यू डोंट नो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अटेंशन दो तो दूसरा भी क्या बोल रहा है। हो सकता है आपको क्लिक करेगा कि हाँ ये चीज तो मैं भी ध्यान ही नहीं दे रहा था। एक नया पर्सपेक्टिव बताया कि वही चीज पकड़ के रखा हुआ है, जो आता है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में क्या होता है उसी में टाइम चला जाता है। जो नहीं आता उसके लिए टाइम बचता ही नहीं। रिवर्स करो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस, हुज नेक्स्ट? देवेश शुक्ला। गुड इवनिंग सर। कहाँ से हो आप? गुड इवनिंग सर मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश। यस, बताइए। सर मैं ग्रुप 3 बचा हुआ है मेरा ग्रुप इसमें फाइनल में, और जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मेरे 40 भी नहीं स्कोर कर पा रहा हूँ लास्ट 2 अटेम्प्ट से। तो मतलब सर पहली गलती तो मेरी ये हो रही थी कि मैं सारे पूरा चैप्टर्स कवर ही नहीं करके जा रहा हूँ पेपर में। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मुझे हार्ड लगते हैं वो मैं छोड़ के चले जा रहा था। और सर लास्ट अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया तो उसके बाद मैंने 2 महीने ही बचे थे पेपर को और जॉब ज्वाइन कर लिया था। तो फिर छुट्टी भी मुझे 15 दिन की मिली थी, उसमें कुछ भी नहीं हो पाया।
जो लास्ट टाइम स्कोर आया था मेरा 176, वो इस बार भी सेम 176 ही आया, कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं पाया था। तो सर इस बार से जब रिजल्ट आया था उसके बाद ही सर पहले तो मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया था, और फिर मैंने आपका क्लास एसजेसी का ही लिया था एससीएम के लिए। तो उसमें सर अभी जो चैप्टर्स मैं नहीं करके जा रहा था, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह जो हैं वो पहले कवर किया है अभी तो। मतलब कुछ रिवर्स किया है बेसिकली। यस सर। और सर जैसे मैंने कॉस्टिंग के पेपर में ये भी देखा था कि पास्ट ईयर पेपर भी रिपीट हुए थे काफी सारे इस बार, तो क्वेश्चन देखे हुए थे पर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था, तो पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो इसका सोल्यूशन अभी बाउंस बैक देकर क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको, असेसमेंट देकर उसका जो एनालिसिस हुआ उससे आपको क्या समझ में आया? सर बाउंस बैक से मुझे एक तो ये समझ में आया था कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना है, और जो सब्जेक्ट में ऑलरेडी अच्छे हैं उसमें सर ने मुझे बताया था कि उसमें और कैसे अच्छा कर पाऊं मैं, और जिसमें क्लियर नहीं हुआ है तो उसमें प्रैक्टिस वगैरह करने का लिए बोला था सर ने। और सर डीटी में भी स्कोर कम था, तो उसमें ये था कि सर ने बोला था कि प्रैक्टिस, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें तो वो होगा, क्योंकि सर डीटी में भी प्रोविजन घंटों घंटों प्रोविजन ही पढ़ते रह जाता था मैं 2-3 घंटे। तो आपने सबको ही, यस सर। लॉ में भी तो यही कर रहे हैं, यस सर। प्रोविजन खत्म नहीं होता है और क्वेश्चन हम लोग करते नहीं है। यस सर। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यस सर। है ना, तो समझ में आता नहीं कौन सा प्रोविजन लगाऊं। यस सर। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताया गया। तो आपने कौन सा चीज को हड्डी बना रखा था ये बताइए। सर ये कि मेरा कॉस्टिंग वीक सब्जेक्ट था, और उसमें मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे, और मैं बस सिलेक्टिव स्टडी करके जा रहा था हर बार वही कर रहे थे, बार बार। यस सर। तो इस बार क्या अलग करोगे, हड्डी कहाँ पे छोड़ोगे, क्या चीज नया करोगे? और सर इस बार तो फुल सिलेबस मैंने कवर करूंगा एससीएम में, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पास्ट ईयर पेपर वगैरह सारा प्रैक्टिस करके, और मॉक टेस्ट में अपियर होऊंगा पेपर के पहले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा अप्रोच है। बट अभी इसमें और भी आपको आज के सेशन से क्या इंसाइट मिला कि जब अपने पास पेपर भी करेंगे, यस सर, तो उसके क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? सर पहले तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो उसको बिना देखे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर अटक जाऊंगा तो फिर उसमें देखूंगा कि कहाँ पे कौन से पॉइंट में गलतियां हो रही हैं। नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, सम बनाएंगे, सम बनाते हैं अटक जाते हैं कोई लाइन पे और बोलते हैं एकदम समझ नहीं आ रहा, एकदम समझ नहीं आ रहा, और फिर तुरंत उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो वो पैनिक होता है मन, पैनिक होने के बाद तो तुरंत सॉल्यूशन देख के ठंडा हो जाता है। तो बोल रहे ये सिचुएशन एग्जाम हॉल में क्यों आना है? उसके लिए पैनिक का सिचुएशन में ही अपने माइंड को काम डाउन करके आपको वो सवाल को पूरा एंड तक बनाना है, गलत वाला बनाना है। ओके सर। और फिर जाके देखना है कि कहाँ गलत हुआ, बीच में छोड़ना नहीं। ओके सर। ठीक है, मन में अंदर से आवाज आते रहेगा, बेटा गलत कर रहा है, बेटा देवेश सब गलत हो रहा है, काटना पड़ेगा, अंदर से आवाज आता रहेगा, बट वो आवाज को शांत करना है और उसको पूरा एंड तक कोशिश करना है। वो अंदर से आवाज आएगा, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, काट दे बेटा, काट दे, तेरे से नहीं होगा, बट उसको शांत करना है और बोलना नहीं, मैं पूरा बनाने दो एंड तक, फिर मैं देखूंगा कहाँ गलत हुआ। यस सर। समझ गए? वो पैनिक रिड्यूस करता है। ओके सर। ठीक है, और कॉस्टिंग में नया क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। यस सर। इसके लिए कोई भी चैप्टर का उठा के ऐसा क्वेश्चन है ना 10 स्ट्रोक करो जो तुम्हारा क्लास में नहीं किया होगा। यस सर। और उसमें वो पैनिक आ जाओ, मतलब सब करते करते पसीना पसीना हो जाए, ऐसा सिचुएशन घर में आना चाहिए, एग्जाम में नहीं आना चाहिए। जी सर। तो जब धीरे धीरे आप 5, 7, 10 क्वेश्चन ऐसा कर लोगे, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि आप स्टेप मार्किंग में भी बहुत नंबर उठा लोगे। यस सर। कुछ कोशिश नहीं करते एग्जाम हॉल में, उससे नंबर चला लो। यस सर। एक और रिमाइंडर दे दूं आप लोग को, आप लोग है ना, सब कोई चीज ध्यान रखो, आप लोग एमसीक्यू को बहुत लाइटली लेते हो। आप लोग सोचते हो एमसीक्यू तो क्या है, वो तो हो जाएगा, बट एग्जाम में होता नहीं है। यस।
एमसीक्यू रिक्वायर्स डेडिकेटेड प्रिपरेशन। एमसीक्यू का प्रिपरेशन का एक एक दिन डिवोट करना पड़ेगा, जिसमें इंस्टीट्यूट मैट में इंस्टीट्यूट का आप लोग का एक बुकलेट है ओल्ड सिलेबस में, हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर्ड है। आप उस बुकलेट को वहां पे डाल दो, उस बुकलेट को वहां पे डाल दो, और मतलब सॉरी डाला हुआ है, आप वहां से ले लो, वो बुकलेट से सारा क्वेश्चंस बना लो, पास्ट पेपर से सारा बना लो। सब रिपीट होता है, 90% प्लस रिपीट होता है एमसीक्यू, ठीक है। 90% कॉमन मिलेगा, 10% खाली एमसीक्यू का अलग चांस है, बट वो 90% रिपीट होता है। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप सारा पढ़ के जाओ, आपको गेस वर्क लगाना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा यही क्वेश्चन है, यही आंसर है। आप लोग का एमसीक्यू का ना डिवोटेड टाइम नहीं होता है, समझ गए। और जब पढ़ोगे एमसीक्यू तो जो जो एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो रहा है, याद रखने में दिक्कत होगा, उसको मार्क करते हुए चलोगे, उसको और 2 बार पढ़ोगे, डे बिफोर एग्जाम भी वो एमसीक्यू को देख के जाओगे, तब आपका एमसीक्यू में 30 नंबर का भी एमसीक्यू आने वाला है। 30 नंबर का एमसीक्यू में आपका 25 से 28 नंबर यहीं पे उठना चाहिए। उसके बाद तो गेम खत्म हो गया ना, 28 नंबर यहाँ उठा लिया तो बचा गया अपने पेपर में। तो एमसीक्यू पे फोकस बढ़ाना है, अलग प्रिपरेशन करनी है, सबको कान खोल के दिमाग में डाल लेना है कि एमसीक्यू के लिए एक पर्टिकुलर डे पूरा पढ़ेंगे एमसीक्यू, जब तक कि वो एमसीक्यू जितना उस सब्जेक्ट का है वो सारा का सारा खत्म नहीं हो जाएगा। सुबह से रात सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। प्रेफर्ड है वो एग्जाम के लास्ट मंथ में किया जाए, मतलब नवंबर 15 से किया जाए तो इस बहाने पूरा हर सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो जाता है और एमसीक्यू से एक कॉन्फिडेंस आता है कि 30 में इतना नंबर तो उठेगा। और अगेन एमसीक्यू करने का भी तरीका वही है, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देखा वैसे नहीं, अपने से करोगे, सारा अपने से करोगे। जो नहीं हुआ उसको मार्क करोगे, फिर क्यों नहीं हुआ उसका आंसर खोजोगे जाके कि क्या बोला था उसका। ये नहीं कि बस अच्छा ये बोला है तो ये होता होगा, ऐसा नहीं। उसका लॉजिक खोज के आओगे कि ये ऐसा, इसका आंसर क्यों बता। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ पता है जैसे फेल हो जाते हैं वो सीधा दूसरा क्लासेस लेने भाग जाते हैं। ये टीचर से पास नहीं हुआ, दूसरा टीचर का क्लास ले जो शायद पास हो जाएंगे, वो ये करते हैं। कई सारे बच्चे, कई सारे सोचते खुद से पढ़ा था पास नहीं हुआ इसलिए क्लास ले लो इसलिए पास हो जाएगा, बट ये नहीं समझते कि मेरे को उसको खत्म भी करना है, उसके बाद मेरे को क्या क्या करना है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, वो जानकारी नहीं है। वो सोचते बस क्लासेस ले लो। हमने इसी सोच से बाउंस बैक असेसमेंट बनाया कि भाई तेरे को जो जरूरत है वो कर। तो आपको अपना प्रॉब्लम्स पता तो चला, अब उसके ऊपर एक्शन लेना है आपको। आई विल से कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज का टाइम पूरा हो गया। सोनू सर, आप कुछ इन जनरल इनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए ओवरऑल देखिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने सर का बाउंस बैक असेसमेंट का एक वीडियो देखा था, एंड आउट ऑफ दो थाउजेंड्स आप 35 लोगों ने ये फॉर्म भरा। ओवरऑल हमारी एसोसिएशन 3 टाइम्स हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने जब फॉर्म भरा तो कुछ ना कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ होगा कि हाँ मुझसे ये गलतियां बनी है, डेफिनेटली हुआ ही होगा। फिर आप लोगों ने मुझसे बात की तो और थोड़ा क्लैरिटी आया। फिर आज सर ने ऑलमोस्ट सारी की सारे डाउट्स जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आते उसको क्लियर कर दिया है। तो अब एज सच माइंड में कुछ एंटेंगलमेंट होना ही नहीं चाहिए। अब जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। तो बहुत बस एक सजेशन दूंगा कि इमोशनल होकर दोनों ग्रुप आप लोग मत लीजिए कि लग रहा है कि सब दोनों ग्रुप दे रहे तो मैं भी दोनों ग्रुप दूंगा, जो कि सर ने बहुत पर्टिनेंट बातें कही हैं इसमें। और सिर्फ अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कीजिए कि जो भी बचे कुछ दिन है अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज करके अपने एग्जाम पास कर सके। तो बस सर मैं अपने से यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में आपने एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया। आई नीड टू लर्न दिस फ्रॉम यू। मेरा हमेशा हर मैसेज लंबा खींचता है, आपका एकदम परफेक्ट बुल्स आई हिट किया है। इमोशन को अपना पावर बनाइए, इमोशन को अपना वीकनेस मत बनाइए, ठीक है। कि आप ये सोचिए कि अब आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि पास्ट में क्या हो गया। अपने रास्ते का कांटा हटाइए और आगे बढ़िए। हर सवाल में कंपैरिजन को कम करिए, अपने प्रॉब्लम्स, अपने वीकनेस को नोट करके उसके ऊपर काम करिए, उसको
ढकिए मत। और सारे वीकनेस का आइडेंटिफिकेशन और सॉल्यूशन आपको मिलेगा जब आप अपने मन को शांत करके सोचोगे कि मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर उसका जवाब नहीं मिलता है तो एसजीसी एज अ मेंटर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, हर तरह से अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, जहां जहां हो सकेगा हम आपको कुछ ना कुछ हेल्प करते रहेंगे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे तरीके से हेल्प करेंगे। जो सुविधा आपके लिए बनते जा रही है आप उसके भागीदार बनते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, यही है। आप बोलते हो गाइडेंस नहीं मिला, स्ट्रेटजी नहीं मिली, बट हमारे यूट्यूब पे इतने सारे गाइडेंस स्ट्रेटजी वीडियोस हैं, आपने देखा नहीं, ये प्रॉब्लम है। हम लोग हर बार ये लगता है हम लोग को मिला नहीं, हम लोग को मिला नहीं, बट मिला नहीं ऐसा नहीं है, सब चीज था, आपने लिया नहीं। आपने वैसा सर्च ही नहीं किया यूट्यूब में, आपने वैसा पता करने का प्रयास नहीं किया होगा, ऐसा हो जाता है। और फिर हम बोल देते हैं कि हमसे नहीं हुआ, हमको मिला नहीं। कोई ऐसा नहीं होता, किसी के लिए भी कुछ भी रेडीमेड है। आप सोचिए, लास्ट 90 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 70 डेज स्ट्रेटजी, फेल्ड इन एग्जाम, ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ इंटरव्यू, बाउंस बैक कैसे करें, कितने सारे वीडियोस में क्या क्या बोला। हम लोग के माइंड में ना बहुत बार चीजों को एब्जॉर्ब करने की भी ताकत नहीं होती, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से जूझ रहे होते हैं। तो क्लटर को हटा के अगर आप सीधा अपने गोल को देखने लगेंगे ना, तो आपको वो एक्चुअल में आता हुआ दिखेगा। हम क्लटर्स को ज्यादा देखते हैं तो क्लटर ही ज्यादा दिखता है, गोल कम दिखता है। तो अपने गोल को खाली फोकस करो और उसके ऊपर काम करो, यही शॉर्ट में मैसेज है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू से, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग टाइम। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू, इफ whatever friends you know who are stuck, you may still recommend them that you get this assessment done. आपका ये आपसे उम्मीद है, मतलब कि सही रास्ता दिखाना हमारा, जैसे हम तो दिखाने बैठे, बट क्या होता है ना, आपको अगर कुछ भी फायदा हुआ हो तो आप भी दूसरों को रेकमेंड जरूर करो कि और भी ज्यादा बच्चे इससे फायदा ले पाए और बार बार वही हड्डी वाला चीज को पकड़ के काम ना करें, नई चीजों के ऊपर वो काम करें, ठीक है। तो आई होप लिटिल बिट ऑफ चेंज शुड कम, एंड आज यही रुकते हैं। ऑलराइट, चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।